नाज़रीन मेरे साथ लाइन पर मौजूद है ख्वाजा रियाज हुसैन जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन के। ख्वाजा साहब आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि जो आप सीवीटी और सुपर टैक्स है और अदालती आर्डर है इनको आप किस तरह देखते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। अयूबी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी, बहुत शुक्रिया। आपका जो सवाल है वो बेसिकली अब मेरे ख्याल में आप ये चाह रहे हैं कि जो नए 3 टैक्सेस लगे हैं उनके मतलब क्या मैं इस फोरम पे कहना चाहता हूँ। देखिए, फाइनेंस एक्ट 2022 के तहत 3 नए टैक्सेस जो हैं वो ये लगाए गए हैं। सीवीटी जो वो टैक्स है जो कि बाहर के ममालिक में जो एसेट्स हैं उन पे लगाया गया है। इसका क्वांटम ये है कि 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा अगर किसी के एसेट्स बाहर के ममालिक में, मकान, दुकान, प्लाट, बिजनेस कैपिटल, शेयर्स वगैरह जो भी वैल्यू है, उसका 1% कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाया गया है, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या सेल टैक्स एक्ट के तहत नहीं है। कैपिटल वैल्यू टैक्स एक्ट एक अलहदा से है, उसके तहत 1% लगाया गया। नंबर 2, एक टैक्स लगाया गया है सेक्शन 4C के तहत सुपर टैक्स। सुपर टैक्स वो टैक्स है जो कि आपके लोकल जो आपके बिजनेसमैन हैं जिनकी इनकम जो है अदारों की, टैक्स पेयर्स की 15 करोड़ से ज़्यादा हो, उसका वो 1% से रेट लेके, और अगर 30 करोड़ से ज़्यादा हो जाए तो 4% तक रेट, यानी ये रेट ट्रैवल करता है 1 से 4%। और कुछ ऐसे इदारे भी हैं जिनके लिए स्पेसिफिकली ये 10% टैक्स लगाया गया, टैक्स 2023। तो तीसरा जो टैक्स लगाया गया है वो लगाया गया है आपका सेक्शन 7E में डीम्ड इनकम, नोशनल इनकम, यानी वो इनकम नहीं है लेकिन उसको इनकम समझ के तो उसके ऊपर टैक्स देना होगा। ये है उन तमाम गैर मनकूला जायदादों के ऊपर जो कि 7E का सब्जेक्ट हैं, लेकिन इसकी एक्सेप्शंस हैं जो कि हम पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एक घर के ऊपर माफ़ है, या एक कैपिटल एसेट जो भी बड़ी वैल्यू का उसके ऊपर माफ़ है, या उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी माफ़ है जो जहाँ से पहले से कोई इनकम डिक्लेयर हो रही है, रेंटल इनकम, लीज इनकम वगैरह। इसी तरह से एग्रीकल्चर इनकम है, और ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आपका अपना बिजनेस है उसके ऊपर भी टैक्स माफ़ है। इन तीनों कवानीन को मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज किया गया है, सिंध में भी और पंजाब यानी लाहौर हाई कोर्ट में भी। सीवीटी का जो टैक्स है, कैपिटल वैल्यू टैक्स, जो कि फॉरेन एसेट्स के ऊपर है, उसमें लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर आ चुका है और ये टैक्स पेयर्स के ख़िलाफ़ आया है। और इसमें यह कहा गया है कि आप जो सीवीटी है 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कैपिटल वैल्यू एसेट जो कि फॉरेन एसेट्स आपके हैं उसका 1% आप पे करेंगे। लोग इसमें इंट्रा कोर्ट में जा रहे हैं, वो प्रोसेस अभी चल रहा है। दूसरा जो टैक्स है डेट इज़ सुपर टैक्स। सुपर टैक्स कराची हाई कोर्ट ने उसको 2023 से लागू किया है। उन्होंने कहा जी ये टैक्स जो है इसकी भी एप्लीकेबिलिटी हम देखते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल जो टैक्स है उन्होंने उसको 2023 से जो है वो लगाया है। लाहौर हाई कोर्ट में वो भी सुपर टैक्स पेंडिंग है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जो पेंडेंसी उसमें ऐसा हो रहा था कि जो सुपर टैक्स लगाया जा रहा था उसको जब चैलेंज करते थे नोटिस को या रिटर्न के ब्याह पे, तो हाई कोर्ट ये ऑर्डर कर रही थी, लाहौर हाई कोर्ट, कि आपको स्टे दे देते थे सब्जेक्ट टू कि आप इसका पोस्ट डेटेड चेक दे दीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आपका 1 करोड़ रुपये टैक्स बना है तो वो कह रहे थे कि जी 1 करोड़ रुपये का आप चेक दे दें 30 जून 2023 के लिए, और वह 1 करोड़ रुपये आपका स्टे रहेगा अनटिल अनलेस के फाइनल ऑर्डर पास हो जाए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस ऑर्डर को, हाई कोर्ट के इन ऑर्डरों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, और एक डीबी का ऑर्डर जो है वो उसमें अखबारात में भी आ गया है कि उन्होंने बहुत सारे आर्गूमेंट सुनने के बाद ये कहा है कि ये जाती है कि आपका सारा टैक्स जो है वो स्टॉप हो जाए। तो पंजाब गवर्नमेंट, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की हद तक ये हुआ है कि जो स्टे मिले हुए थे या जो पोस्ट डेट चेक दिए हुए थे उनके मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसमें 50% पेमेंट जो है विद इन 7 डेज़ ये पेमेंट करवाएं, और वो ऑर्डर हो गया। तो अब तमाम लोग जो हैं उसका 50% पेमेंट जमा कराएंगे। 7E जो है वो अभी जो उसकी लैंग्वेज, कंटेंट्स और जो मामलात हैं, कहा यह जा रहा है कि शायद वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी और इस लैंग्वेज के साथ शायद ये टैक्स जो है सस्टेन ना करे। तो इसके मतलब कि इंप्रेशन ये लिया जा रहा है कि कोर्ट्स भी शायद इसमें किसी नतीजे पे पहुंचना चाह रही हैं, और हो सकता है कि इस लिटिगेशन को इलास्टिसिटी करते करते हम मई जून तक ले जाएं, और मई जून में जाके इसके ऊपर विन विन सिचुएशन के हवाले से जो कुछ कोर्ट्स के अंदर बहस मुबाहिसा और जो इश्यूज़ रेज़ हुए हैं उन इश्यूज़ को रिड्रेस कर दिया जाए
विद रेफरेंस टू ए कोरस्पोंडिंग अमेंडमेंट की जाए, वो एक्सप्लेनेटरी हो, रिट्रोस्पेक्टिव हो या प्रोस्पेक्टिव हो, ये तो बात की बात है। लेकिन नए बजट में शायद 7E जो इस हालत में मौजूद है शायद नहीं होगा, इससे डिफरेंट होगा। ख्वाजा रियाज साहब, ये भी बताइएगा कि सरकारी मुलाजमीन के लिए जो IMF ने शराइत रखी हैं, उनका सासे शो करने के लिए जो कानून की उन्होंने शराइत रखी हैं, और दूसरा इदारों का रेगुलर ऑडिट का जो मुतालबा किया है, आप क्या राय रखते हैं इन पर? देखिए, बात यह कि सिविलाइज कंट्रीज़ में लोग जो है इलेजिटिमेटली गैर ज़रूरी, गैर इखलाकी, गैर कानूनी तौर पे अमीर नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो 75 साल वैसे गुजर गए हैं, अभी तक वो अपने इर्तिका में हैं, बहुत सारी चीज़ें रिकंसाइल हो रही हैं। तो ये बात ठीक है कि आपका जो मुल्क है, इसके जो इदारे हैं, इसके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अदलिया है, जो और भी लोग हैं, IMF बिल्कुल ठीक कह रहा है कि आप लोगों को इसके जो डिक्लेरेशंस ऑफ एसेट्स हैं, यानी जो लोग ख़जाने के बेनिफिशरी हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, सो ऑन सो ऑफ, तो उन दोस्तों की जो एसेट्स की क्रिएशन है, जो क्रिएशन इन दी एसेट्स है, वो एक जस्टिफाइड होनी चाहिए, वो अनजस्टिफाइड नहीं होनी चाहिए। वो तभी मुमकिन है कि उन तमाम दोस्तों के डिक्लेरेशंस ओपन फॉर स्क्रूटनी हों। तो वो बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप एक ख़जाने के बेनिफिशरी हैं, ख़जाने से आपको तनख्वाह मिलती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से तनख्वाह मिलती है, तो आपके जो एसेट्स हैं वो बियॉन्ड मीन्स नहीं होने चाहिए। और अगर वो बियॉन्ड मीन्स हैं, देयर मस्ट बी सम एक्सप्लेनेशन, व्हाटएवर, कि आपको कोई इनहेरेंस में जायदादें मिली हैं, आपके कोई प्राइस बॉन्ड्स लग गए हैं, या कोई आपको विंडफॉल ऐसे मिले हैं जो टैक्सेबल नहीं है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। डिक्लेरेशंस तमाम लोगों को, अगर आम आदमी टैक्स का डिक्लेरेशन देता है तो तमाम ब्यूरोक्रेट्स, फौजियों को भी, तमाम लोगों का ऑडिट भी होना चाहिए, फौजी इदारों का भी ऑडिट होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो कोई कंपेटेबल, जो कोई हमारी कॉम्बैट डिफेंस है, उसका ऑडिट नहीं होना चाहिए। बाकी खैमे, दालें, जो चीज़ें खरीदी जाती हैं फौज के लिए भी, उसका भी ऑडिट होना चाहिए। ख्वाजा साहब, ये भी बताइएगा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट जिनको फाल कर दिया गया है, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, कुछ बातें कुछ ज़्यादा सीरियस ली जाती हैं। देखिए, बेनामी एक्ट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में बेनामी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक इशू यहाँ पे बड़ा सीवियर है। लेकिन दूसरे ममालिक में भी ये इशू है, ऐसा नहीं कि उन ममालिक में नहीं है। लेकिन लेवल ऑफ लिविंग जो है वो यूरोपियन और दूसरे कंट्रीज़ में बड़ा हाई है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे जो दोस्त लोग अमीर हैं, वो अमीर ख़जाने को नुकसान पहुँचा के हैं। ये बात पक्की है कि पाकिस्तान में जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो अमीर हो नहीं सकते जब तक कि वो पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुँचाएँ। इसलिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बहुत सवियरली अप्लाई होना चाहिए, बहुत सवियरली अप्लाई होना चाहिए। तो जो दोस्त लोग इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर बैठ के, इदारों के अंदर बैठ के, इसको समझना चाहिए कि मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि ये बेनामी ट्रांजैक्शंस और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को इन फुल फोर्स एंड फुल स्पिरिट इसको अप्लाई ना किया जाए। तो इसमें मेरा ख्याल है कि इसको ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए इसके ऊपर। तो ये IMF की बिल्कुल एक ठीक कंडीशन है कि तमाम लोग इसके ऊपर नीट एंड क्लीन हो, विद क्लीन हैंड्स हो। ख्वाजा साहब, ये भी बताइएगा कि FBR ने अपने सरकारी मुलाजमीन की निजी प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद कर दी है, क्या ये मुमकिन है, इस तरह हो सकता है? देखिए, बात ये है कि ये वैसे सवाल मुझसे पूछने वाला नहीं था। बात कहने की ये है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हमारे सारे दोस्त हैं, कोई दुश्मन नहीं है। हम किसी को दुश्मन रहने नहीं देते, सबको दोस्त बना लेते हैं। ये टैक्स के वकीलों का एक माशाल्लाह अच्छा असलूब है। जो टैक्स की वकालत है, ये कोई बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड सी फील्ड है जिसमें इश्यूज रेज होते हैं, कंटिन्यूसली एक स्टडी करनी होती है और इसमें सुलझे हुए लोग होते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि टैक्स डिपार्टमेंट में आप टेकबल के इधर हों या उधर हों, यानी बार एंड बेंच दोनों तरफ से टैक्स ऑफिशियल हो या टैक्स प्रैक्टिशनर हो, इसमें कोई भी डफर आदमी नहीं चल सकता। इसमें जो लोग होते हैं वो बड़े माइंडफुल, उनका IQ लेवल भी तेज़ होता है और माशाल्लाह अच्छे लोग होते हैं और वो समझदार लोग होते हैं। उन्हीं लोगों का टैक्स प्रैक्टिस में गुजारा होता है।
अब आज ये कि जो टैक्स डिपार्टमेंट में जो दोस्त हैं वो उनका दो तरह के लोग हैं। वो लोग जो हैं जो फील्ड फॉर्मेशंस में हैं और उनका इंटरेक्ट जो है वो जनरल पब्लिक के साथ एट लार्ज होता है, और वो कुछ ऐसी पोस्ट्स में जिसके अंदर कुछ विंडफॉल होते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जो मुख्तलिफ ऐसी जॉब्स पे होते हैं जहाँ पे वो टेबल वर्क या लेबोरियस काम बहुत ज़्यादा होता है और वो माइंड एप्लीकेशन के साथ होता है, लेकिन इस सारे काम के बावजूद जो उनकी जो पे होती है उसमें उनका गुजारा नहीं होता। लेकिन वो चूँकि बहुत टैलेंटेड, बहुत मेहनती और बहुत लॉ को समझने वाले और प्रैक्टिस को समझने वाले लोग होते हैं, और एक उनको एडवांटेज ये भी होता है कि वो लॉ के साथ साथ जो ऑफिस प्रोसीजर्स हैं उनके साथ उनकी काफ़ी शनासाई या इंटरेक्शन या उनके साथ काफ़ी वो उसके ऊपर ओवरकम होते हैं। तो अगर वो लोग प्रैक्टिस करें तो यकीनी तौर पे जो अमूमी टैक्स प्रैक्टिशनर हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। मेरे ख्याल में ये कहना कि उन लोगों को हम बिल्कुल प्रैक्टिस से आउट कर दें, इसकी बावजूद ममानत तो होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई साहब बहुत मेहनती हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और वो महकमे के अंदर रहते हुए अपनी जो उनकी सलाहियतें हैं उसका इजहार नहीं कर पाते, या बहुत अक्लमंद या बहुत मेहनती होने का उनको रिवार्ड कम मिलता है, जो उसके रिसोर्सेज जो अपने बच्चों को राइज अप करना है, उनको पढ़ाना लिखाना है, उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो अगर वो प्रैक्टिस नहीं करें तो उनके लिए फिर FBR को विद इन दी फ्रेमवर्क कोई ऐसा सिलसिला निकालना पड़ेगा कि जो इस तरह के लोग हैं उनको असाइनमेंट बेसिस के ऊपर ऐसे काम दें जो कि उनको वहाँ पे रिवार्ड मिले, जो कि उनकी सैलरी और जो एमोलमेंट्स वगैरह हैं वो उनके उसके अलावा से उनको कोई माली बेनिफिट जो है वो हो और वो अपनी सलाहियतें वहाँ पे यूटिलाइज़ करें। इसलिए मैं ये तो कहूँगा कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें, लेकिन प्रैक्टिस अगर नहीं करें तो फिर डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, FBR में हमारे दोस्त हैं, उनके लिए सैलरी के अलावा अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल, अपने टैलेंट और अपने वक़्त को इस्तेमाल करते हुए कोई सोर्स ऑफ इनकम का बंदोबस्त विद इन द डिपार्टमेंट ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। ख्वाजा साहब, हुकूमत IMF के चुंगल से निकलना नहीं चाहती और IMF अपनी शराइत में इजाफा करता जा रहा है, किस तरह मुमकिन है, बेहतरी की तरफ हम किस तरह जा सकते हैं? IMF के चुंगल की बात, देखिए ये डिबेट मेरे कद से बड़ी है। IMF का प्रोग्राम लेना ये एक टैक्स प्रैक्टिशनर का इसके ऊपर महदूद जवाब है। इसके ऊपर यकीनी मुआशी तौर पे जो बड़े मईशतदान हैं उनका इसके ऊपर जवाब बनता है। देखिए बात यह कि IMF के पास आप अगर जाते हैं तो क्यों जाते हैं, उसके सियासी मुज़मरात भी हैं, उसके इंटरनेशनल इकनॉमिक्स या इंटरनेशनल रैंक्स के अंदर माली मामलात के अंदर फिजिकल इदारों के साथ तल्लुकात बनाने के लिए भी IMF के पास होना ज़रूरी है। आप दुनिया से कट पट के नहीं रह सकते। आप देखें चाहे मुस्लिम ममालिक हों, गैर मुस्लिम ममालिक हों, क्रिश्चियन हों, जूश हो इसराइल के, वो सारे ही IMF के साथ डील्स भी करते हैं और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी करते हैं। इसलिए आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से हट के नहीं रह सकते। लेकिन उन लोगों से, उन मुल्कों से आपने कोई प्रोग्राम्स लेने हैं तो सबसे पहले सिर्फ एक बात देख लीजिए कि IMF जो कुछ भी आपको कह रही है क्या ये आपने नहीं करना था? यकीनन करना था। अगर आपने मुल्क में करप्शन कम करनी थी, आपने पैसे का बहाव, अपने बिजनेस की डेवलपमेंट करनी थी, सब्सिडीज़ कम देकर लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करना था, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी, आपने अपने इंजीनियर्स, साइंसदान, तमाम लोगों को अपलिफ्ट करना था, तो फिर ये सारी चीज़ें करके अगर आप यूरोप के किसी मुल्क के भी बराबर आपके अवाम होते तो आपको IMF की ज़रूरत नहीं थी। बट आप लोग तो जो अफीम ज़दा लोग हैं उनसे भी नीचे हैं। जो लोग काम करते हैं वो बेतहाशा करते हैं और बाकी के 20 करोड़ 2 करोड़ तो यही करते हैं, और बाकी जो 20 करोड़ कुछ नहीं करते वो माशाल्लाह कुछ भी नहीं करते। तो इसके लिए ये है कि वाइब्रेंट, टैलेंटेड, एनर्जेटिक, स्किल्ड अवाम वो बनाने ज़रूरी थे। अगर आपकी पूरी की पूरी कौम प्रोडक्शन में लगी हुई है, 22 करोड़ में से कम 18 करोड़ लोग भी काम करते हों, और वो मुल्क में एक दिन में, एक महीने में, एक साल में कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं और अपने वजूद को जस्टिफाई करते हैं कि वो इस मुल्क के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, तो ठीक है। वगरना आप कभी सियालकोट जाएं, कहीं दूसरे शहर जाएं, तो सुबह के वक्त ट्रैवल करते आप जब गाड़ी पे जा रहे होते हैं, देखें तो एक साहब हैं वो गाय और भैंसों के साथ बैठे हुए हैं, शाम को मगरिब के वक्त वापस आएँ तो वो भैंसों के साथ ही बैठे हुए हैं।
बात समझ गए ना आप। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम